अब विटामिन में क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी रहता है पॉइंट, है ना, तो आज अपन पूरा क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाता है और कहाँ पे अपने को दिक्कत आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा विटामिन पढ़ा था? विटामिन ए पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? विटामिन ए, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल था। और इसके मेन कार्य कौन से हैं? एक तो इम्यूनिटी प्रदान करना और एक आंसू बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इससे कौन-कौन से रोग होते हैं? तो एक तो रतौंधी होता है और एक ज़ेरोथैलेमिया रोग होता है। ज़ेरोथैलेमिया रोग में मैंने आपको समझाया था क्या होता है? आंखें सूखी हो जाती है, लाल हो जाती है, उस रोग को क्या बोलते हैं? ज़ेरोथैलेमिया बोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? विटामिन डी पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? डी। इसका नाम क्या है? कैल्शिफेरॉन। और ये कैसा विटामिन है? सेल्फ स्वयं निर्मित हो जाता है बॉडी में। ये भी समझाया था कि D3 बनता है पहले स्किन में, और उसके बाद में लीवर या किडनी में जाने के बाद D बनता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके दो ही काम मैंने, हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण, और कैल्शियम अवशोषित होगा तो क्या होगा? हड्डियां मजबूत होगी, तो हड्डियों को मजबूत करना। उसके बाद में इससे कौन-कौन सा रोग होता है? एक तो रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स में मैंने आपको समझाया था कि या तो पैर कैसे होते हैं? धनुष आकार के हो जाते हैं, या पैर कैसे हो जाते हैं जिनमें नोक की दिक्कत आती है। ये तो थे बच्चों में। और बड़ों में कौन से थे? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद हो जाना। क्या हो जाना? हड्डियों में छेद हो जाना। और ऑस्टियोमलेशिया मतलब रीढ़ की हड्डी मुड़ जाना, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में बेंट पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? विटामिन ई पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ई। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम टोकोफेरोल नाम है। क्या नाम है? टोकोफेरोल। अच्छा, इसको एक और क्या बोला जाता है? सौंदर्य विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौंदर्य विटामिन। इसका मेन काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का, ऑक्सीकरण रोधी या प्रति उपचायक भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और इससे क्या क्या हो सकता है? अगर इसकी कमी होगी तो ये सारे के सारे रोग कमी से ही लिखे गए हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो मोतियाबिंद और हृदय घाव, ये दोनों बीमारी किससे होती है? विटामिन ई से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन ई से। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? विटामिन के पढ़ा था। तो के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्टोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। नेफ्टोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। और ये भी कैसा है? सेल्फ सिंथेसाइज्ड है। अभी तक दो विटामिन ऐसे हो गए जो सेल्फ निर्मित है। कौन कौन से? डी और के हो गए, ठीक है। अब इसके काम क्या है? मेन एक ही काम है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा है? रक्त का थक्का जमना। और दूसरा ये भी हेल्प करता है हड्डियों के निर्माण में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो विटामिन डी था वो हड्डियों को मजबूती देता था, यानी कि वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन ये हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन डी का काम क्या है? हड्डियों को मजबूत करना। लेकिन विटामिन के क्या करता है? हड्डियों के निर्माण में भी हेल्प करता है। अरे पीडीएफ दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं लिख के लाया हूं, मेहनत करके लाया हूं तुम्हारे लिए। चलो, और इसका एक ही काम हमने पढ़ा था, कौन सा? रक्त स्राव। कौन सा पढ़ा था? रक्त स्राव। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? रक्त बहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? रक्त का स्राव बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमरेज। याद रहेगा। सुनील आगे आगे बैठ जा, यहाँ आ जा। आई समझ में आता है बात? ठीक है। फिर अगला हमने कौन सा पढ़ा था? विटामिन सी पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसको अच्छा यहाँ से पढ़ा है, तो ये चार तो याद हो गए थे, विटामिन ए, डी, ई और के। अब 99% ये चांस है कि आपको सोर्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप दूध पियोगे तो दूध में जरूरी नहीं है कि एक ही विटामिन हो, आ रही बात समझ में? तो मछली खाओगे तो मछली से एक ही विटामिन नहीं मिलेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। जो ज्यादा चांस है वो किसके? विटामिन डी का पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी में हमने क्या पढ़ा था? सनलाइट पढ़ा था, ठीक है। तो सनलाइट से मेन जो सोर्स होता है वो किसका है? विटामिन डी का सोर्स का। तो संभावना किसकी ज्यादा है? डी की ज्यादा है सोर्स पूछने की। स्रोत क्या है? और दूसरा हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वेजिटेबल सीड ऑयल, याद आया? तेलीबीज। तेलीबीज से कौन सा विटामिन मिलता है? ई मिलता है, ठीक है। तो इसका चांस ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? तो डी और ई का हमें सोर्स याद रखना है। बाकी कुछ भी आए तो आप आंख बंद करके हरी सब्जियां लगा देना, दूध लगा देना, ठीक है, मछली लगा देना, सब सही माने जाएंगे। इसलिए वो क्वेश्चन कॉमन वाला कभी नहीं पूछा जाएगा।
आ रही बात समझ? क्योंकि दूध आया तो दूध में तो बहुत सारे विटामिन है, ठीक है। अब ऑप्शन कैसे देगा वो? अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको याद कैसे रखना है वो चीजें। अब आप पता चले याद रखने लग गए, अरे इसमें तो मछली लिखा ही नहीं हुआ, इसमें मछली लिखा हुआ है, तो पागल हो जाओगे तुम याद करते करते। याद वही चीज रखना है जो एग्जाम में आती है, ठीक है। और एग्जाम में क्या आता है मैंने आपको बता दिया, डी का पूछा जाता है और ई का पूछा जाता है, तो दोनों के सोर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो अब सी से समझते हैं, ठीक है। अब विटामिन सी क्या काम आता है? तो विटामिन सी सबसे मेन जो इसका काम है वो घाव भरने में सहायक है। किसमें सहायक है? ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ऊपर के जितने भी हमने पढ़े थे ए डी ई के, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। पर ये जो है विटामिन सी, ये बहुल पोषक तत्व है। कैसा तत्व है? बहुल पोषक तत्व। क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है तो हमें इसको रेगुलर खाने की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने आपको शुरू दिन भी पढ़ाया था कि एकमात्र ऐसा विटामिन सी है जो हमें बहुलता में लेना होता है, तो इसको बहुल पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलो, तो इसका काम क्या क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करना। क्या काम है? इम्यूनिटी प्रदान करना। दूसरा काम क्या है? घाव भरने में सहायक। अब ये घाव कैसे बढ़ता है? एक हमने पढ़ा था ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना अलग चीज है। मतलब आपकी चोट है, खून बहेगा तो खून बहते बहते रुक जाएगा, वो हुआ रक्त का थक्का। लेकिन क्या उसी टाइम पे घाव सही हो जाएगा? नहीं होगा, घाव थोड़े दिनों बाद सही होता है। तो घाव सही, घाव भरने में कौन सहायक होता है? लेकिन रक्त का थक्का में कौन सहायक होता है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये घाव कैसे बढ़ता है? जो हमारी स्किन होती है, स्किन उस पे एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है? कोलाजन प्रोटीन। क्या नाम है? कोलाजन प्रोटीन। और इस प्रोटीन के द्वारा हमारा घाव भराता है। आ रही बात समझ में? तो कोलाजन प्रोटीन का निर्माण किस विटामिन के द्वारा किया जाता है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इम्यूनिटी में कौन कौन सा विटामिन है? एक तो इम्यूनिटी हमने यहाँ पढ़ा है और एक याद हो तो अभी यहाँ पढ़ा था जस्ट। तो अभी तक दो विटामिन हो गए जो इम्यूनिटी में सहायता करते हैं। कौन सा? विटामिन ए और विटामिन सी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये याद रहेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? घाव भरने वाला है। अब आओ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी एक में हमने पढ़ लिया। कौन सा में पढ़ा? ई में पढ़ा। तो विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। मान लो किसी की शादी रहती है तो फेशियल कराता है, तो फेशियल की वो डब्बियां आती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उन डब्बियों पे लिखा होता है बहुत सारे, उसी नाम से लिखते हैं कि विटामिन सी फेशियल के, ऐसे नाम आता है। तो कहने का मतलब वो भी किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का। और जो विटामिन ई है वो हमारा प्राथमिकता वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम किसका है? विटामिन ई का है। पर अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर हम आंसर क्या लगा सकते हैं? विटामिन सी लगा सकते हैं। याद रहेगा, ई ऑप्शन में नहीं मिलेगा फिर आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको समझाया भी था कि इसका त्वचा से कैसे संबंध होता है, कि जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है? मुक्त अवस्था में होती है, ठीक है। श्वसन पाचन के बाद वो मुक्त अवस्था में रहती है, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? ये करेगा। अगर वो नहीं रुकेगी तो वो सारे अंगों को डैमेज करेगी, ठीक है, जिसमें स्किन भी काउंटेबल है। चलो, और आखिर इसका जो मेन काम हो गया है लोहे का अवशोषण करना, ठीक है, लोहे का अवशोषण करना। अब आपको ये भी पढ़ा रखा है कि लोहा किसमें होता है? हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन किसका पार्ट है? आरबीसी का। तो कहने का मतलब अगर ये विटामिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होती तो उसी रोग को हम क्या बोलते हैं? अरक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरक्तता। याद रहेगा। तो अरक्तता बीमारी किससे संबंधित है? विटामिन सी से संबंधित है। अभी और भी नाम आएंगे, ठीक है। और दूसरा इसका एक और रोग होता है जिससे क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और उनसे भी खून निकलता है, ठीक है ना। तो ये विटामिन सी के रोग होते हैं। याद रहेगा। विटामिन सी से क्या क्या पॉइंट पढ़ा हमने? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके क्या क्या काम होते हैं? इम्यूनिटी में सहायता करता है, घाव भरने में सहायता करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, लोहे का अवशोषण करता है, ठीक है। जो ज्यादा चांसेस है एक तो घाव भरने वाले क्वेश्चन से और एक आरबीसी के निर्माण से, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के कम चांस बनेंगे। तो ये हमें मेन याद रखनी चाहिए कि लोहे का अवशोषण किस विटामिन के द्वारा किया जाता है?
इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी होता है, स्कर्वी तो मेन रोग हो गया। और दूसरा अगर होता है तो कौन सा होता है? अरक्तता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, याद हो जाएगा विटामिन सी का। अब अगला समझो। अब आखिरी कौन सा बचा है हमारा? विटामिन बी। तो क्या विटामिन बी एक ही विटामिन है कि बहुत सारे विटामिन है? बहुत सारे विटामिन है। कितने विटामिन होते हैं विटामिन बी में? 8। टोटल कितने होते हैं? 8। चौथा, 8वां, 10वां और 11वां, ये चारों विटामिन नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो ऊपर मैंने फंक्शन और सोर्स लिखे हुए हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया कि सोर्स से क्वेश्चन ना के बराबर आएगा और फंक्शन इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों फंक्शन है ये ओवरऑल के लिख दिए मैंने। ठीक है ना, क्योंकि पर्टिकुलर एक का काम नहीं होता है, ये 2-3 मिलके भी करते हैं। तो इनमें जो याद रखना है विटामिन बी में, एक तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B3 ये होते हैं। इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, 3 चीजें याद रखनी है। विटामिन बी से रिलेटेड क्या याद रखनी है? इनके नाम याद रखने हैं, इनके रासायनिक नाम याद रखने हैं और इनसे कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अब ओवरऑल में अगर सबका सोर्स बताऊं, जो भी आपको विटामिन चाहिए, तो आप हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, अंकुरित अनाज खाओ। ठीक है, जो रात को गला के ऊपर सुबह खाते हैं उसको बोलते हैं अंकुरित अनाज। अनाज खाओ, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब अनाज में आते हैं। ठीक है, ये खाओ। सूखे फल खाओ, काजू बादाम, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। बाकी आप केले खाओ, दूध खाओ, मांस, मछली जो भी खाओ, सबसे आपको विटामिन कौन सा मिलेगा? बी मिलेगा। अब ये दूध, मांस, ये सारे हमने किस में पढ़े? सब में विटामिन में पढ़े, है ना? तो सोर्स कोई अलग नहीं होता है, मेनली सब्जियों में विटामिन ही रहता है, इसलिए हमें सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। आ रही बात समझ में? फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें भी मेन क्या सोर्स है उनका? विटामिन का सोर्स है। तो सोर्स से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है उनकी बीमारियों से और उनके रासायनिक नाम से। तो हमें मेन इन पे फोकस करना है। ठीक है, चलो अब इसके फंक्शन क्या क्या है? आरबीसी के निर्माण में सहायक। ठीक है, ये पाचन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है? जीभ, त्वचा और होठ को नियंत्रित करता है। और कौन से अंगों को? जीभ को, त्वचा को और होठ को नियंत्रित करता है। ठीक है, मांसपेशी गति में सहायक। जितनी भी हमारी मांसपेशियां हम हिल पा रहे, डुल पा रहे, ठीक है, तो ये सारी मांसपेशियां गति कहलाती है। ये हमने दिमाग के हिस्से में भी पढ़ा था, याद होगा। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है? विटामिन बी हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब इनके समझो नाम सारे। पहले मैं एक बार तुम्हें सारे रासायनिक नाम बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? रासायनिक नाम, फिर हम बीमारियां समझेंगे। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। याद रहेगा, हिंदी में लिख देता हूँ, थायमिन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को विटामिन P भी बोला जाता है। हाँ, विटामिन P इसका पुराना नाम है और B3 इसका नया नाम है। ठीक है, तो कहीं पे आपको विटामिन P लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसको क्या बोला जाता है? विटामिन B3। तो B3 का पुराना नाम क्या है? B। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस विटामिन को विटामिन P के नाम से जाना जाता है? तो क्या उत्तर होगा? B3। ठीक है, ये विटामिन B3 का अन्य नाम है विटामिन B। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। क्या नाम है? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, 3 समझ लेते हैं। B1 का थायमिन, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, और B3 का निकोटिनिक एसिड या नियासिन। ठीक है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। याद हो जाएंगे तीनों? ठीक है, 1 2 3, तो 4 से ऊपर के 3 ही है। विटामिन B4 तो होता ही नहीं, फिर B8 नहीं होता है, तो फिर 5 6 7 को साथ में याद रखेंगे। 1 2 3 को साथ में याद रखेंगे, B1 B2 और B3 को। फिर कौन सा याद रखेंगे? B5 B6 और B7 को। तो देखो 5 वर्ड किसके लिए आता है? पेंटा के लिए आता है। किसके लिए आता है? पेंटा। तो इसका नाम भी यही है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, और B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। इसका नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। चलो एक बार तुम बोल के बताओ। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। याद हो जाएगा। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन।
ठीक है। B3 का नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल। याद हो गए तीनों? ठीक है। और B5 का क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक, ठीक है। और B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? पायरिडोक्सिन। याद हो जाएंगे? B1, B2, B3। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनिक एसिड, B5 का पेंटोथेनिक एसिड और B6 का पायरिडोक्सिन, B6 का पायरिडोक्सिन। ठीक है। चलो अब विटामिन B3 का एक और नाम क्या है? बी। तो किस विटामिन को विटामिन बी के नाम से जाना जाता है? B3 को। ठीक है, याद हो जाएंगे। अब इधर आओ, B7। ठीक है, अब आप ये बताओ कि B7 का अन्य नाम क्या है? विटामिन H। कौन सा है? ठीक है। और विटामिन H को B7 बोलते हो। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसका नाम क्या है? बायोटीन। याद रहेगा? ठीक है। अब B9 का नाम क्या है? एक और विटामिन M, विटामिन M। तो विटामिन M कौन सा है? B9। कौन सा है? B9। H कौन सा है? B7। और B3 का नाम क्या है? B। तीनों याद हो गए? B3 का E, B7 का H और B9 का M। और इसको क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड। क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड। याद हो जाएगा। और आखिरी बचा है कौन सा? B12। और B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। क्या नाम है? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। ठीक है। B9 का क्या था? फोलिक एसिड। B7 का क्या है? बायोटीन। B7 बायोटीन। ठीक है। B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। याद हो जाएंगे? चलो एक बार और बोल के बता दो। B1 थायमिन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक, B9 फोलिक एसिड, B7 बायोटीन, B12 B6 पायरिडोक्सिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड। याद हो जाएंगे? ठीक है। अच्छा ये बताओ, एच किसको बोलते हैं? विटामिन ए। B7 को, M B9 और B3 को क्या बोलते हैं? तीनों याद हो जाएंगे? B3 को P बोलते हैं, B9 को M और B7 को H। ये क्वेश्चन बनने लायक है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पे आपको विटामिन H लिखा हुआ दिखे, विटामिन P लिखा हुआ दिखे, तो ये सीधे सीधे विटामिन B वाले ही है सारे के सारे नाम। याद हो जाएंगे? ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझो। जो विटामिन B1 हमने पढ़ा, कौन सा वाला? B1। उसमें जो मात्रा होती है वो सल्फर की ज्यादा होती है। किसकी होती है? सल्फर की। विटामिन B1 में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? सल्फर की। याद कर लोगे? ठीक है। B9 कौन सा वाला? B9 क्या नाम है इसका? हाँ M। और एक और फोलिक एसिड। इसमें आयरन ज्यादा होता है। इसमें क्या ज्यादा होता है? आयरन। और जो B12 है, कौन सा वाला? B12। इसमें कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। और आखिरी का नाम भी यही है, साइनोकोबालामाइन। तो कोबाला से क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस विटामिन में आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो B9 में, B1 में सल्फर और B12 में कोबाल्ट। याद कर लोगे? ठीक है। अब विटामिन बी के कार्य क्या है? मेन आरबीसी के निर्माण में सहायक, पाचन में सहायक और नियंत्रण में, जीभ त्वचा होठ को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये कार्य सारे के इसके विटामिन बी के हैं। याद हो जाएंगे? नाम याद रखने और रासायनिक नाम, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ही अपने लिए। अब इसके बाद पढ़ रहे हैं हम कौन सी? डिजीज। ठीक है। अब डिजीज समझते हैं। B1 का रोग तुमने बचपन से पढ़ा है, बेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है। अब ये बेरी रोग होता क्या है वो समझो। बेरी रोग में क्या होता है कि हमें कमजोरी आ जाती है, एकदम से शरीर हमारा कमजोर लगता है। ठीक है। हमें भूख नहीं लगती है। तो ये सारे सिम्टम किसके? बेरी रोग के हैं।
आ रही बात समझ में? क्लियर है ये बात? ठीक है। और ये जो भूख कम लगती है इस रोग को क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। तो ये एक प्रकार का सिम्टम है। पाचन कमजोर होना, ठीक है, खाना सही से नहीं पचना, भूख कम लगना, कमजोरी आना, ये सारे किसके सिम्टम है? B1 की कमी के। और B1 का नाम क्या है? थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। याद रहेगा, बेरी रोग किससे संबंधित है? विटामिन B1 से। किससे संबंधित है? B1 से। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब ये B2 से क्या होता है? तो B2 से रोग होता है केलोसिस। कौन सा रोग होता है? केलोसिस। अब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो बी विटामिन है वो किसको नियंत्रित करता है? जीभ को, त्वचा को और होठ को। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी होती है तो होठ के जो किनारे होते हैं फटने लग जाते हैं, और इसी रोग को क्या बोला जाता है? केलोसिस रोग बोला जाता है। ठीक है, तो केलोसिस रोग क्या है? होठ के किनारे फटना। इस रोग को क्या बोलते हैं? केलोसिस। ये किससे होता है? B2 से। और इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। याद हो जाएंगे? क्लियर है दोनों बातें? ठीक है। अब तीसरा विटामिन B3, और इसका नाम क्या है? P। कौन सा? रासायनिक नाम? निकोटिनिक एसिड। अब इससे जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है पेलाग्रा। क्या बोला जाता है? पेलाग्रा। और इसी रोग का एक और नाम है D3 रोग। क्या नाम है? D3 रोग। D3 क्यों बोलते हैं? जैसे हमने ग्रंथि पढ़ी थी S4 ग्रंथि। क्यों? क्योंकि उसमें 4 S को नियंत्रित कर रहा था। 3F ग्रंथि, क्योंकि वो 3F को नियंत्रित कर रहा था। आ रही बात समझ में? फियर, फाइट और जो भी हमने पढ़ा था। तो सेम इसका नाम क्या है? D3। इससे 3 रोग होते हैं। इसकी कमी से कितने रोग होते हैं? 3। एक तो होता है डर्मिटिटिस। क्या नाम है? डर्मिटिटिस, चर्म रोग। ठीक है, जो त्वचा से संबंधित है। तो ये त्वचा को नियंत्रित करता है कि नहीं करता है? विटामिन बी करता है। और इससे रोग भी कौन सा होता है? चर्म रोग। दूसरा है डायरिया, दस्त लगना। ये भी किससे संबंधित है? बी से। विटामिन बी से संबंधित है। और बी में कौन सा? B3 वाला। और तीसरा है याददाश्त कम हो जाना। इसको बोलते हैं डिमेंशिया। क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। ठीक है, इसमें हमारी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। तो D3 कौन कौन से है? डायरिया, डर्मिटिटिस और डिमेंशिया। डायरिया, डर्मिटिटिस और डिमेंशिया। चर्म रोग, दस्त लगना और याददाश्त का कम होना। ये बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? B3 की कमी से होती हैं। केलोसिस किससे की कमी से होता है? B2 की कमी से। बेरी किसकी कमी से होता है? B1 की। तीनों याद हो जाएंगे? ठीक है। B1 बेरी रोग होता क्या है? समझ में आ गया कि इसमें ये चीजें होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है ना? B2 में क्या होता है? राइबोफ्लेविन, केलोसिस, होठ के किनारे फट जाते हैं। और B3 में क्या होता है? पेलाग्रा रोग। अगर एक टर्म में रोग का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पेलाग्रा रोग या B3 रोग। अभी पेलाग्रा रोग में 3 रोग आ गए एक्चुअल में। कौन कौन से? चर्म रोग, दस्त और याददाश्त कम होना। क्लियर है? ठीक है। अगला हमने कौन सा पढ़ा था? विटामिन B5। कौन सा पढ़ा था? B5। इसमें क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफेद होते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में धीरे धीरे जो छोटे बच्चे होते हैं 4, 5, 6 साल के बच्चों के भी सफेद बाल आ जाते हैं। तो कौन सी विटामिन की कमी से आते हैं? B5। ठीक है, तो इसकी कमी के लिए आप दूध पियो, मछली खिलाओ उसको। ठीक है, तो उससे सही होने लग जाएंगे, है ना? पुराने सही नहीं होंगे, पुराने कभी भी सही नहीं होंगे। ठीक है, जो नए आएंगे वो काले होंगे, बस बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो B5 से कौन सा रोग होता है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसमें क्या बीमारी होती है? बाल सफेद होना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? B5। याद कर लोगे? आपने सफेद भी करा क्या? बाल सफेद होना बाकी सफेद व्हाइट। हाँ, ये सफेद भी। B6 क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है? और इसका ये 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो मसल क्रैम्प, मांसपेशियों में अकड़न। ठीक है, मांसपेशियां दर्द करती है, अकड़न होती है। दूसरा अरक्तता। ठीक है, अब B6, अब विटामिन बी में हमने पढ़ा कि ये किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। तो अगर ये विटामिन कम होगा तो कहीं ना कहीं कौन सा इसका कंपोनेंट क्या होगा? कम पड़ेगा। तो अगर मान लो B6 की कमी हो गई, ठीक है, तो आरबीसी कम बनेगा, और आरबीसी कम बनेगा तो क्या होगा? अरक्तता की बीमारी होगी। ठीक है, दूसरा कौन सी? मांसपेशियों में अकड़न होगी। तीसरा क्या है? नींद में कम आएगी, है ना? नींद कम आएगी। और इस बीमारी का नाम मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाया था। नहीं
अनिद्रा का नाम लिखवाया था मैंने इसलिए यहाँ पे लिखाया भी नहीं है। अच्छा नाम लिखाया था? क्या लिखाया था बताओ? वही क्या क्या अनिद्रा कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें लिखाया था। उसी में पढ़ाया था ना। आई से नाम है, किससे नाम है? आई से। चलो लिख ही देता हूँ। इंसोम्निया पढ़ाया था? यही था। ठीक है, ये इस बीमारी का नाम क्या है? अनिद्रा। तो ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, वह कौन सा विटामिन है जो हमारे स्वप्न का निर्माण करने में सहायक होता है? ठीक है, तो ये विटामिन B6 है। कौन सा है? B6। हाँ, ये नींद के मतलब हमें कब सोना है कब है, ठीक है, ये सारी चीजें स्लीपिंग पैटर्न को भी कौन नियंत्रित करता है? विटामिन B6। प्लस ये स्वप्न के निर्माण ड्रीम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, और ब्लड की भी कमी हो जाएगी, अरक्तता की बीमारी हो जाएगी। और दूसरा मांसपेशियों में अकड़न होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको कि स्वप्न का निर्माण कौन से विटामिन से होता है? B6। और ये एकमात्र ही है जिससे ये होता है। बाकी अरक्तता में तो बहुत सारे आ जाएंगे, अभी आखिर में बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5 और B6, ये सारे देख लेते हैं। B1 का रासायनिक नाम बोलो। थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है, बेरी बराबर 2। B2, ठीक है, B2 बताओ। राइबो फ्लेविन। क्या नाम है? राइबो फ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं केलोसिस क्या भूल गए केलोसिस। विटामिन B3 से बताओ। B3 का रासायनिक नाम बताओ। नियासिन या निकोटिनिक एसिड। हिंदी में लिखना है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड। ठीक है, बताओ इसकी कमी से? D3 रोग। कौन सा रोग? D3। और इसका एक और नाम क्या है? पेलाग्रा। क्या नाम है? पेलाग्रा। और B3 को एक और क्या बोलते हैं? विटामिन P बोला जाता है। ठीक है, तो विटामिन P से पेलाग्रा भी याद रह जाएगा। और ये 3 बीमारियों का संग्रह कौन कौन सी? दस्त लगना, चर्म रोग और याददाश्त कम होना। ठीक है, डर्मेटिटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, ये नाम याद रखना है। डर्मेटिटिस कभी कभी इंग्लिश में ही नाम दिया जाता है इसलिए। ठीक है, दूसरा क्या है? डायरिया। और तीसरा क्या है? डिमेंशिया। अरे याद कर लोगे तीनों। B1 से थायमीन, बेरी। B2 से राइबोफ्लेविन, केलोसिस। B2 से राइबोफ्लेविन, केलोसिस। B3 का एक और नाम याद रखना है P। और B3 से कौन सा रासायनिक नाम है? निकोटिनिक अम्ल। और D3 रोग होता है। कौन सा रोग होता है? B3 से D3 याद रह जाएगा। ठीक है, और डर्मेटिटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, चलो इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? B4। कौन सा पढ़ा? B4 होता है। इसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। हाँ, इसे क्या होता है? बाल सफेद होना। बाल सफेद होना। ठीक है, B6 इसका नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या नाम है इसका? पायरिडोक्सिन। ठीक है, चलो अब इसका बताओ, इससे कौन कौन सी बीमारी? अनिद्रा। एक तो अनिद्रा, मांसपेशियों में अकड़न, स्वप्न। ठीक है, मांसपेशियों में अकड़न। तीसरा स्वप्न निर्माण। ये सारे किससे संबंधित है? B6 से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? स्वप्न निर्माण वाला है। कौन सा है? स्वप्न निर्माण वाला। क्योंकि अरक्तता भी इससे होता है। अरक्तता बहुत सारे में आ जाएगा, तो कॉमन वाला कम चांस हो जाते हैं पूछने के। ठीक है ना, बाकी ये ज्यादा चांस होते हैं कि अनिद्रा किस विटामिन की कमी से संबंधित है? विटामिन B6। केलोसिस रोग किस विटामिन के संबंधित है? विटामिन B2। बेरी B1। ठीक है ना, चलो अब अगला समझो।
B7 का एक और नाम क्या है? H। और इसका रासायनिक नाम बायोटीन। अब इससे क्या होता है? इससे भी चर्म रोग होता है। कौन सा होता है? चर्म रोग, याद रहेगा। और एक और इससे बीमारी होती है हेयर फॉल, बालों का झड़ना, ठीक है। तो इसके लिए भी वही उपाय जो सोर्स है सारे के सारे, दूध, मछली, अंडा, ठीक है, सब खाओ बस, याद रह जाएगा। B7 से कौन सा है? चर्म रोग। चर्म रोग 2 से हो गया, कौन कौन से? चर्म रोग 2 विटामिन की कमी से हो जाता है, एक तो विटामिन B7 और एक और हमने जस्ट पढ़ा था B3 में D3 थे, उसमें भी चर्म रोग था ना, तो 2 विटामिन का याद रखना है, ठीक है। चलो अगला कौन सा है? B9। कौन सा है? B9। और B9 का नाम क्या है? एक और हाँ, M और फोलिक एसिड। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया आयरन सबसे ज्यादा होता है। जहाँ पे भी बॉडी में आयरन की बात आएगी वहाँ पे आरबीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आरबीसी। तो अगर आयरन की कमी हुई तो आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी हुई तो अरक्तता। इससे कौन सी बीमारी होती है? अरक्तता, याद रहेगा, ठीक है। आखिरी कौन सा है? B12। कौन सा है? B12। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? B12 में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोकोबालामाइन। क्या नाम है? साइनोकोबालामाइन। अब ये B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जो किसी भी प्लांट प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, पौधों के उत्पाद से हमें नहीं मिलेगा। ये हमेशा मिलेगा किससे? जंतु उत्पाद से। किससे मिलेगा? दूध, दही, इन सब से ही हमें ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, वह कौन सा विटामिन है जो केवल और केवल जंतु उत्पाद के द्वारा हमें प्राप्त होता है? तो B12 है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और इसमें किसकी मात्रा होती है? कोबाल्ट की मात्रा होती है। और इसका काम क्या है? इसका भी एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? लोहे को अवशोषित करने में। तो जब भी लोहा वर्ड आएगा तो मैंने आपको अभी बताया क्या यूज आएगा? अरक्तता। क्या यूज आएगा? अरक्तता। अब मैंने आपको एक बड़ी आंत का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये बड़ी आंत नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था, ठीक है। तो अब बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ई कोली बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? ई कोली। तो वो विटामिन को निर्माण करने में सहायक करता है, मतलब विटामिन को बनाता है। तो ये 4 विटामिन बनाता है, तो K, ठीक है, एक B1, एक B2 और एक B12। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो चारों विटामिन है ये स्वनिर्मित विटामिन है। ये कैसे विटामिन है? स्वनिर्मित। तो 4 तो ये हो गए, और एक हाथ उधर भी पड़ा था D, ठीक है। तो D के B1, B2, B12, D के D विटामिन D के D के B1, B2, B12। ये 5 विटामिन ऐसे जो हमारी बॉडी में स्वनिर्मित होते हैं। आ रही बात समझ में? एक बार और वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। विटामिन B1 थायमिन, कौन सा रोग? पेरिपेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, कौन सा रोग? केलोसिस, होंठ के किनारे फटना। विटामिन B3 का नाम क्या है? P, क्या है? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल। कौन सा रोग? पेलाग्राया D3। तो विटामिन B3 से D3 याद रहेगा, ठीक है। B5 से पेंटाथेनिक एसिड, 5 से पेंटा याद रह जाएगा, ठीक है, इससे बाल सफेद होना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इससे क्या क्या होता है? मांसपेशियों में अकड़न, एनीमिया रोग, स्वप्न निर्माण में और अनिद्रा में, ठीक है, ये सारे इससे दिक्कत होती है। चलो अब अगला B7 का नाम क्या है? विटामिन H, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। और इससे क्या होता है? हेयर फॉल और चर्म रोग। तो चर्म रोग 2 से होता है, कौन से? B3 से और B7 से, ठीक है। B9 से इसका रासायनिक नाम M। और इसमें क्या पाया जाता है? फोलिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। इसमें किसकी मात्रा होती है? आयरन। विटामिन B1 में भी बताया था किसकी मात्रा होती है? और इससे क्या होता है? आयरन की कमी होगी तो आरबीसी कम होगा, और आरबीसी कम होगा तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? अरक्तता, ठीक है। आखिरी कौन सा है? B12। कौन सा है? B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। और यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कहां से मिलता है? केवल जंतु उत्पाद से मिलता है। किससे मिलता है? जंतु उत्पाद से। और इसका काम क्या है? लोहे का अवशोषण। तो लोहे की बात आएगी, अगर इसकी कमी हुई तो किसकी कमी होगी? आरबीसी की कमी होगी, याद रहेंगे, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं, कहाँ गया पेज? अब ये है जो डबल आए थे, है ना? कहने का मतलब हमने इम्यूनिटी 2 जगह पढ़ा, एक तो इम्यूनिटी पढ़ा A वाले में और एक पढ़ा C वाले में, ठीक है। तो हमें हमारी बॉडी में 2 विटामिन ऐसे जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं।
इम्यूनिटी का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। तो कौन कौन से हो गए? एसी हो गए, याद रहेंगे। तो इम्यूनिटी से संबंधित 2 विटामिन आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? विटामिन ए और विटामिन सी। क्लियर है? चलो अब आरबीसी बनाने में हमने कौन कौन सा पढ़ा था? B6, B9, B12, B6, B9, B12, इन तीन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? आरबीसी, और एक और पढ़ा था विटामिन सी में। ठीक है, इन तीनों में कितनी कितनी गैप है बताओ? तीन तीन की गैप है। और सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। याद रह जाएंगे, ए बी सी 3 नंबर पे आएगा, उधर 6, 9 और 12, 3 की गैप में उनको बांट दो। ठीक है, तो विटामिन सी, विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन 12, ये 4 किससे संबंधित है? आरबीसी के निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरबीसी के निर्माण से। ठीक है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट में हमने 2 पढ़े, सी और ई। कौन कौन से पढ़े? सी और ई। चर्म रोग में हमने 2 पढ़े, B3 और B7, विटामिन बी और विटामिन एच। और सेल्फ सिंथेसाइज में हमने 5 पढ़े, डीके, B1, B2, B12, डीके, B1, B2, B12। याद रह जाएंगे? ठीक है, ये पीडीएफ मैंने बिल्कुल व्यवस्थित बनाई, तो इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो एक बार बोल दो। इम्यूनिटी के लिए ए और सी। कौन से ऐसे जो स्वनिर्मित होते हैं? B12। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सी, 6, 9 और 12। ठीक है, विटामिन सी 6, 9 और 12। और रक्तता में, अच्छा रक्तता नहीं बताया। ठीक है, चर्म रोग में विटामिन डी, विटामिन B3 और B7। याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है? ठीक है, इनको क्या करना है कि ज्यादा फालतू की ट्रिकें नहीं बनानी है, 3-4 बार रोज रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? जैसे आपको कोई रोग संबंध, जैसे मान लो केलोसिस समझ में नहीं आए, तो गूगल करके केलोसिस का चेक कर लो, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा कि केलोसिस से क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग, अब बार बार नाम आएगा, तो आप एक बार उसको गूगल करके देख लो कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है, यूट्यूब पे डालो, वो पूरा आपको समझा देगा। आ रही बात समझ में? अगर बायो में अपने को कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो उसका सीधा सीधा तरीका है, उसको यूट्यूब पे देख लो। क्या कर लो? हाँ, उसकी वीडियो देख लो, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। याद हो जाएगी। पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? सी का। इसका काम क्या है? घाव भरना और एंटीऑक्सीडेंट। और चलो इनको 2-4 बार याद कर लोगे ना, कि और मैं यही पढ़ाऊं, 1-2 बार और पढ़ाऊं और खतरनाक इंसान है। आगे 12:42 हो गए, मैं नहीं पढ़ा, पूछूंगा मैं। किताब दे, किताब दे, किताब यूसेंट 9 पेज हो गए थे ना टोटल? 3 दिन हो गए, 3 दिन चले नहीं, एक भी हिलना नहीं चाहिए यार। चलो कहाँ से पूछे? सबसे सामूहिक। ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो बताओ, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? कुछ भी तुक्का लगाना है। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद। सही। तो सारे बोल दिए तुमने, वो क्या है? शौनक किस वेद की शाखा है? शौनक किस वेद? 4 ही वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। शौनक किस वेद की शाखा? अथर्ववेद। सही। पंचविंश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ? सामवेद। बहुत बढ़िया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की 18। वेदांगों की 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त और व्याकरण, छंद, ज्योतिष।
गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है? किस पुराण? गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है? वायु पुराण। देखो वायु मतलब हवा चलेगी, तो हवा चलेगी तो अच्छे अच्छे गायब हो जाएंगे, तो वायु से गुप्त। ठीक है? किसमें हीनयान के किस ग्रंथ में बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है? हीनयान के किस ग्रंथ में? हीनयान क्या है? हीनयान और महायान बौद्ध की दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। तो हीनयान के किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है? सर वो ऑप्शन ऑप्शन कल्पवस्तु, कथावस्तु, कल्पसूत्र, सर क्या है? कथावस्तु। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें लिखा गया है? अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस पुस्तक में लिखा गया है? अब इसमें क्या ऑप्शन है? 5 तो किताबें इसमें टोटल, 4 बार मैंने तुम्हें याद करा दी। सर वो कथावस्तु हो गया महात्मा बुद्ध से संबंधित, कल्पसूत्र हो गया महावीर स्वामी से संबंधित, कलहड़ ने क्या लिखी? राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी ने पाणिनि, पुष्यमित्र शुंग उनके जो पतंजलि वाले थे उन्होंने क्या लिखी? महाभाष्य। कात्यायनी ने क्या लिखी? गार्गी संहिता। सारी तो हो गई, और क्या है बची? क्या लेखक अली अहमद ने कौन सी लिखी? चचनामा। ठीक है, तो इसमें वर्णन है उसका। एक इसका उत्तर क्या है? चचनामा। ये बताओ भारत का भूगोल किस पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल पुस्तक। सर ऑप्शन पुस्तक का नाम ऑप्शन चाहिए इसमें? प्लिनी, टोलमी, डायनोसियस, टाइमेकस। बताओ ऑप्शन। मैं भूल गया ऑप्शन क्या सर प्लीनी प्लिनी ने तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी। प्लिनी, टोलमी, डायोनिसियस, टाइमेकस। टोलमी ने लिखी थी, टोलमी ने भारत का भूगोल। हाँ टोलमी ने। यार तुम कुछ भी याद नहीं करते हुए। इंसान के अध्ययन के समय जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी तो याद करने पड़ेंगे ना। तुम क्या समझ रहे हो? केवल टेबल याद कर लोगे तुमसे भी याद हो जाएगा। सर एक तो कुछ भी नहीं होगा। पूरी टेक्नोलॉजी। ये बताओ हेलसन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिव। सही। ये बताओ तंगयूर नामक ग्रंथ किसने लिखा? तारानाथ। ये बताओ रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंसूर अभिलेख से। ठीक है, ये याद है। नासिक अभिलेख के समय शासक कौन थे? गौतमी बलशाली। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। ठीक है। ज्ञानी मानव इसका जो राशा है अपना वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है। मालवा संस्कृति से रिलेशन कौन से बर्तनों का है? मालवा संस्कृति में लोग कौन से बर्तन उपयोग में? आगे का आविष्कार कौन से काल में हुआ? आद्य पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण। नव में पहिए गए। आग में तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए और कृषि का नव पाषाण काल में। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या है? ठीक है।
भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि ये कहाँ मिला था? झारखंड, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। असम। असम। ये मानव कवि होता क्या है? ये समझ में नहीं आया? आधा बंदर और आधा मानव, उसको बोलते हैं मानव कवि, है ना? आधा बंदर और आधा मतलब जो मानव का विकास हो रहा था, ठीक है? तो शुरू में तो बंदर थे, फिर बंदर से आधा विकास हो गया था और आधा बाकी था, उसको बोलते हैं मानव कवि। क्या बोलते हैं? मानव कवि। चलो ये बताओ, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति की खोज किसने करी? अरे नहीं अरे हाँ सर, कब करी? 1921 22 में किसकी करी? उसकी हड़प्पा की। घोषणा कब हुई? ये नहीं पता सर। 24 में। किसने करी क्या घोषणा? दयाराम साहनी ने नहीं यार उसने हड़प सर आए कंफ्यूज उस टाइम पे शासन किसका था हमारे यहाँ पे? अंग्रेजों का था। तो जो भी बड़े डिसीजन थे वो किसके हाथ में थे? अंग्रेजों के हाथ में। तो अब दयाराम साहनी ने खोज जरूर कर ली और इसने भी राखलदास बनर्जी ने खोज कर ली, पर इन दोनों को बताना किसको था? जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे उनका ही अधिकार था। तो जॉन मार्शल उस टाइम पे वो मेन उनके हाथ में थी पावर इस चीज की, है ना? तो उनने घोषणा करी थी 1924 में। कब करी थी? 21 में एक की खोज हुई, 22 में दूसरी की और 24 में घोषणा हुई। दोनों की क्रम याद रखना है। दोनों की सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बड़े-बड़े थे, इन दोनों को मिला के बोला जाता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलो अब ये बताओ सर वो बताइए किस नगर के सिंधु सभ्यता के किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल के। बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? चलो, उत्तर वैदिक सभ्यता में पश्चिम दिशा को क्या कहते थे? पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता था? वो वामनेश्वर बोलते हैं सर। इसमें है सारा, इसमें ये तुम्हारी तो किताब नहीं है, मैंने कहीं नहीं से नहीं लिया सर। वामन के क्या है? चलो अगला बताओ सर। बताओ इसने आंसर तो मतलब इसके पूर्व को प्राची, वो टेबल है तुम्हारे पास? नहीं है, ये टेबल नहीं है वैदिक सभ्यता की। ये तो दूसरी सर। मैं हर एक के लुसेंट में बता दूंगा ये टेबल। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? सर ऑप्शन नहीं है इसमें सर। मतलब ऑप्शन दो। चलो, ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है पिगट, ऑप्शन डी है पिगट। पिगट है कि पिगट है? अभी ये हो जाता है। हां वही सर। बड़ा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता और ऑप्शन डी है सुमेरी की सभ्यता। टॉपिक सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता उत्तर हो जाएगा। सुमेरिया की सभ्यता। एक भी बार नहीं पढ़ा गया तुमने, ये बताओ। हां वो याद नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता में जो उत्तर में था, उत्तर में सबसे पूरा स्थल कौन सा था? 4 स्थल है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 4 स्थल है। उत्तर में कौन सा था? मांडा। दक्षिण में वो जो आ से नाम है आलमगीर। वो पूर्व में पूर्व में आलमगीर। बीच में वो है
उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, ठीक है। पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुल्तानगढ़। ये याद रखना है। और ये कौन सी नदी के किनारे, ये भी याद रखना है। वो तो हिंद नदी। और ये कौन सी स्टेट में पड़ते हैं, ये भी याद रखना है। 3 चीजें याद रखनी है इनसे रिलेटेड। कौन कौन सी? और इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसको ग्राफ बना लेना, ठीक है। ऐसे 4 ग्राफ बना लोगे। सर आप उत्तर में मांदा, बताओ वो लाइन है दक्षिण में, हाँ मैं बता रहा हूँ पहले तुम्हें पूछ तो लूं, तुम्हें याद रखना है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। और औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल के औजारों को खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति? सर पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उनको सर्वप्रथम किसने खोजा था? सर जॉन मार्शल को सिंधु सभ्यता के, हाँ सूरजभान के। ऑप्शन कार्लाइल, ठीक है। ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्रूसफुट, और ऑप्शन डी इनमें से रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिरों की रचना शैली से, है ना। मंदिरों के निर्माण की वो आकृति रहती है, उससे संबंधित। ये बस आप 2 बार भी पढ़ लेते ना, तो सारे आंसर इसमें याद हो जाते। नहीं मानो ही नहीं तुमने इतनी बार पढ़ा। सर वो एक दिमाग में नहीं घुसता है, क्या करें? मेरे पास शायद लाया कि लाया वीडियो देखने दो इनको। ये ईमानदारी से बताओ, जो मंगल को जानते हो ना, मंगल मेरे साले जी, वो अभी 11वीं में है, उसको याद है ये सारी चीजें। बताओ सर आपने फोड़ के पिला दिया उसको। मैंने कुछ नहीं पिलाया। सर वही बोलता है, मैं जीआजी पढ़ाते मेरे को। मैं नहीं पढ़ाता हूँ सर ये तो बताता है, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो ये बोल रहा सर। रुको रुको, मैं तुम्हें बता देता हूँ। या वो पढ़ता है, वो बता रहे वो तो खुद लिखता है। उसने पूरी लुसेंट, मतलब पूरी तो नहीं हुई अभी, पर लगभग तो पूरा प्राचीन और मध्य भारत का पूरा उसने खुद से नोट्स बना लिए घर पे ही, है ना। सर आपको एक आवाज पे तो बैठे तो पढ़ने से फिर है फर्क होगा। डर वो जीआजी को नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। सर मेरे से जब वो पूछता है तभी मैं कुछ पढ़ाता हूँ, नहीं तो मेरे को किताबें खोलने का टाइम ही नहीं है। अरे सर वो तो हमसे बोलते हैं जीआजी पढ़ाते मेरे को, वो बोलता है जा मतलब तुमको पढ़ा देना, वैसे मैं उधर को पढ़ा दे। हां सर वो झूठ नहीं बोलते। अरे वो तो ऐसी तारीफ कर रहा हूँ। मेरे को पीडीएफ जारी है, मैं तुम्हें डाल के दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है। हां सर हम सर वो भी डाल दो ना, पहले वाले आप भूल जाओगे फिर। हां सर वो डाल दो, हम क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। हाँ क्या दोनों डाल दो। मेरी बात सुनो। हां जैसे क्या करना है तुम्हें कि कोई भी जैसे स्टेट के नाम आ गए, जैसे मान लो कि कोई टेबल तुम पढ़ रहे हो, तो उसमें आ गया कि ये पंजाब में है, ये उत्तराखंड में, ये यहाँ, उसको क्या करो, एक नक्शा ले लो, उसमें भर दो पूरा। हरी बात, एक ही बार मेहनत लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। एक बार मेहनत कर लेना तो वो तुम्हारे पास पड़ा रहेगा, एग्जाम आई तुरंत उसको उठा के देखा तो पूरा दिमाग में रहेगा। ये ऐसे पढ़ा गया। अब मान लो कि ये नक्शा है, अब तुमने मान लो पहले 10 बार पढ़ लोगे तुम कि सिंधु सभ्यता में पश्चिम स्थल ये था, हर बार बोलोगे। एक ही बार तुम ऐसा बना लो नक्शा कि उत्तर में क्या है, मांडा, दक्षिण में क्या है, दायमाबाद, ठीक है। इधर क्या है, आलमगीर, इधर क्या है, सुल्तानगढ़, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका है ये तो अभी बलूचिस्तान में आ जाता है, ये जम्मू कश्मीर में आ जाता है, ठीक है। दायमाबाद ये गोदावरी नदी के तट पे आता है। कहाँ आता है? गोदावरी नदी के तट पे। और ये शायद उत्तराखंड के आसपास है, और ये यूपी में पड़ता है, मेरठ के आसपास, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। तो ऐसे एक बार बना लिया तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आ रही बात समझ में? और तुम इतनी मेहनत कहाँ से करो। चलो इतने शोर से तुम्हारे पास पढ़ने के पर पढ़ना नहीं। सर पढ़ते हैं, पूछता ही नहीं, याद नहीं रहता सर, कुछ समझ नहीं। चलो वाह, एक काम करते, तुम्हारा बर्डन कम करते। अब तुम्हें केवल एक ही पेज समझाऊंगा बस, वो तो याद करके ले आओगे, फिर वो भी करोगे, वो कर लोगे। चलो ये लुसेंटी है ना। देखो इसमें सिक्के वगैरह के बारे में हमने पढ़ रखा, तो जैसे लुसेंट में दिया हुआ है अपने पास, है ना,
कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। एक और नाम उसका क्या है? कांसार्पण। ठीक है, और ये होती क्या है? ये आहत सिक्के, ये क्या ऐसी ये सिक्का बना दिया, इस पर कोई मोहर लगा दी, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आहत सिक्के बोलते हैं। आई बात समझ में? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मूर्ति मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कैसे, ये समझो कि वह कौन सा राजा है जिसने अपनी मुद्रा वीणा बजाती हुई मुद्रा के ऊपर उसका अंकित किया था। ठीक है, तो वो समुद्रगुप्त है। उल्टा पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधा लग रहा ना, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, तो ये पूछेगा आपसे, समुद्रगुप्त पूछा जाएगा क्वेश्चन करने में, है ना। ये नहीं पूछा जाएगा कि उसके किसके होने का प्रमाण मिलता है, कि संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा समुद्रगुप्त कि किस राजा ने ऐसा करवाया था, तो किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, पांडिचेरी के निकट से कौन से सिक्के प्राप्त हुए? रोमन सिक्के। ये चारों के चारों पॉइंट लुसेंट में है। किताब वही है, मैं तुम्हें दे दूंगा बस ये पूरी किताब, उससे तो याद कर लोगे। अब ये भारत के संबंध जो उसमें बता रखे हैं, हाँ सही बात है। सर ठीक है, थोड़ा जूम करो ना, देखिए। अच्छा, ये अब ये इतिहास आ गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिसमें कोई लिखा हुआ नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिसमें लिखा हुआ है पर पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल कौन सा है? जिसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? कौन सा काल आता है? पाषाण, पूरा पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण। इसमें कौन से आते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। कौन से काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। और यहाँ से कौन सा काल चालू हो जाता है? वैदिक सभ्यता वाला। वैदिक काल से ये वाली चीजें चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें लिखा गया पूरा साक्ष्य कहां से मिले थे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ज्ञानी मानव का प्रवेश इतने साल पुराना हुआ, 30 से 40,000 साल पुराना हुआ। भारत का प्राचीनतम मानव कपि कहां से मिला? इसका नाम है श्वेत गिबन। क्या नाम है? श्वेत गिबन। मनुष्य में, भारत में मनुष्य के प्रथम प्रमाण ये कहां से मिले? नर्मदा घाटी से। ये सिंधु सभ्यता में जब आप पढ़ोगे तो लास्ट वाले पॉइंट में है, जो प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट हुआ ना, प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, नर्मदा घाटी वाला। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करता है। ठीक है, इन्होंने कौन से पत्थरों की खोज करी थी? स्फटिक पत्थर की। कौन से पत्थर की खोज करी थी? स्फटिक पत्थर की। ठीक है, ये पत्थरों के आकार भी दे रखे इधर, और ये मानव कपि दे रखा है। सही फोटो नहीं दिख रही होगी तुम्हें। ठीक है, बाकी मन की आंखों से देखो दिखेगा। प्रथम पुरापाषाण कालीन आकृति ये कहां से मिली थी? पल्लावरम, तमिलनाडु। ये भी लिखा हुआ है लुसेंट में। प्रथम पुरापाषाण कालीन कलाकृति कहां से प्राप्त हुई? पल्लावरम से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? जबकि जो औजार था कौन सा? कुल्हाड़ी, वो कहां से मिला था? अतिरम्पक्कम से मिला था। कहां से मिला था? अतिरम्पक्कम से। भारत का प्राचीनतम में कौन सी लाइन लिखनी, कापी में कौन सी लाइन नहीं लिखी? सब लिख लिए सर। सब मतलब मैं लिख के छाप रखे वैसे कैसे लिख दी सर? हाँ, तो मैं एक एक पेज ही तुम्हें समझाऊंगा और एक एक पेज ही तुम्हें बता दूंगा इसमें से क्या चीज तुम लिख लो अपने नोट्स में। ठीक है, भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब ये देखो, पुरापाषाण काल में दो ही चीजें मेन है। कौन सी? एक तो आग का आविष्कार किया, और जो आदमी था उस टाइम पे वो क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार। जबकि नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, स्थायी निवास हुआ, पशुपालन भी उसने यही सीखा। कौन से जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। ये सारी चीजें कौन से काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये तो सब तुम पढ़ ही लोगे। ये देखो सर किसके हैं इतने अच्छे बना रहे हो? सब बता दूंगा मैं तुम्हें, घबराओ मत। पहले थोड़ी तो मेहनत करो, सब अवेलेबल है, आप गूगल करो, हर चीज आपको मिलेगी। ठीक है, कैसे न कैसे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में कौन सा है? मांडा। दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीर, और इधर चिकनागढ़। तो ये तो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी किनारे? द्रास। उत्तर में एक ही नदी है, चिनाब नदी। ठीक है, तो ऊपर नदियां तुमने पढ़ी होगी भूगोल में, तो चिनाब नदी ऊपर ही पड़ती है। गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। और कहां पड़ता है ये?
महाराष्ट्र में। और आलमगीरपुर कौन से में? मेरठ यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और ये अभिलेख थे। इसकी सिंधु सभ्यता की खोज करता कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने 1921 में कौन सी सभ्यता की खोज की? हड़प्पा। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी। इसकी खोज कब हुई? 21 में। इसकी कब हुई? 22 में। और ये जो जॉन मार्शल दिख रहा है, इसने घोषणा करी 24 में कि हमने सिंधु सभ्यता की खोज करी है। क्योंकि जैसे पहले क्या था कि अपने भारत में कौन सी सभ्यता हो गई? सिंधु सभ्यता हो गई। पास में जो देश है उधर मान लो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। उसके पास जो मिस्र देश है वहां मिस्र सभ्यता हो गई। तो हर एक का कहना था कि हमने पहले डेवलपमेंट हमारे पास हुआ, हमारी पास में। ये पहले उन लोगों में लड़ाइयां चलती थी कि नहीं ये डेवलपमेंट हमारे यहाँ से, नहीं ये डेवलपमेंट हमारे यहाँ से। तो इसलिए इनको ये घोषणा करते थे कि नहीं हमने ये खोजी है, सभ्यता हमारे भारत में खोजी गई है। ठीक है। अब ये 6 बड़े नगर हो गए। कौन कौन से हो गए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अब ये जो धोलावीरा है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। शायद हाँ 3 में थोड़ी ना करा, अभी करा शायद 1-2 साल पहले। 21 या 21 में करा। 2003 में भीमबेटका को किया था। उसकी खोज भी 57-58 में वाकण करने के लिए। किसने करी थी? वाकण करने। वो भी क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इसमें ये धोलावीरा इंपॉर्टेंट है जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। ये कालीबंगा नहीं है तो इधर वाली साइड में आ गई, यूपी की साइड। राखीगढ़ी भी इधर ही पड़ता है। बनमाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा ये सब। ठीक है। लिपि कौन सी थी इसकी? भाव चित्रात्मक। मतलब पहले राइट टू लेफ्ट लिखते, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते, फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते, ये ऐसे। हरी बात समझ। चलो अब ये स्थल है। अब ये ऐसे लिख लो इनको। मैप है तुम्हारे पास एमपी अपने भारत का मैप 1 रुपए का आता है लियाना, और उसमें ये वाले इस टाइप से लिख लेना आप पूरे। हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। कब करी? 1921 में। और अभी लोकेशन इसकी कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। खोज करता कौन है? गोपाल मजुमदार। कौन है? गोपाल मजुमदार। चन्हूदड़ो की खोज किसने करी? मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 1922 और लड़काना जिला पाकिस्तान। और चन्हूदड़ो की खोज किसने करी? गोपाल मजुमदार ने। और कौन सी नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। तो भारत का मैप लोगे। ठीक है। और उसमें जैसे पाकिस्तान में पड़ता है तो भारत से बाहर बना दो उधर। ठीक है। जो भी पाकिस्तान में कौन से, तो रावी नदी वाला ये। ठीक है। इसको बना लो। इसको सिंध प्रांत वाले को उधर बना लो। तो जो भी 3-4 ही है शायद जो भारत से बाहर है। एक आध अफगानिस्तान की तरफ भी पड़ता है। और बाकी सारे को अपने एमपी में बना लो, सॉरी भारत में बना लो। तो भारत में कौन कौन से बनाओगी? ये 3 तो हो गए उत्तराखंड यहाँ के, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर। ये तीनों गुजरात में पड़ते। कहाँ पड़ते? गुजरात में। तो गुजरात वाले हिस्से को डॉट लगा दो 3 और 3 लाइनें खींच के लिख दो कि ये तीनों नाम हो गए। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई ये यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है और ये यहाँ पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया होता है। ठीक है। तो ये यही लिख दो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बस ये 2-3 जो है संस्थापक, ये जो है गोपाल मजुमदार, राखलदास बनर्जी, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इनके संस्थापक नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा काम। बाकी आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है और कौन सी नदी के तट पे। क्या याद होना चाहिए? कहाँ पे है और कौन सी नदी के तट पे। तो ये लुसेंट में दे रखे 12 नाम। कितने दे रखे? 12। बस उनको एक बार मैप में भर लो तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। करोगे कल से कि नहीं करोगे? अभी भी देखो पढ़ाने में तो यहाँ पे भले एक पेज में तुम्हें एक पेज का भले ओवर टिप में पढ़ा दूंगा, पर बात वो है कि पढ़ाएं क्या क्या। 1 घंटे में अगर मैं तुम्हें साइंस अगर 40 मिनट भी अगर डेली अभी भी पढ़ाता हूँ तो भी कम से कम अभी तुम्हें लगेगा 1.5 महीना। कितना लगेगा साइंस खत्म करने में? कितना महीना लगेगा? 1.5। अभी बॉटनी तुम्हें पूरी पढ़ानी है। इसमें चैप्टर गिन लो तुम। कोशिका नहीं पढ़ाया, पाचन नहीं पढ़ाया, रोग नहीं पढ़ाए। ठीक है। और 2-3 चैप्टर और है। ठीक है। वो सारे अभी तुम्हें पढ़ाने हैं। रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया,
5 चैप्टर भी शुद्ध यहाँ पे पढ़े ही नहीं हमने, उनको कम से कम मिनिमम भी करेंगे ना तो भी 1.5 महीना लगेगा। छुट्टियां हटा दो, क्योंकि छुट्टियां क्या है, बीच में संडे आ रहा है, 4 संडे तो 1 महीने में आ ही रहे, 2 छुट्टियां ऐसी रह जाती है, तो 6 दिन हटा लो, तो महीने में लेक्चर कितने लग रहे? 24। आ रही बात? अब ऐसे पढ़ेंगे तो भी 1.5 महीना चाहिए, 1.5 महीने में तुम्हारी आबकारी निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए इनको ऐसे करना तुम्हें जरूरी है, तुम्हें घर पे मेहनत करना पड़ेगी। अगर एक बार बायो खत्म हो गई, उसके बाद तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें शुरू से इतिहास से पढ़ा दूंगा वापस से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर फिलहाल के लिए तुम ये है कि एक्स्ट्रा में तुम ये याद करके लाओ घर से, 2 पेज कर लो, 3 नहीं हो रहे ना तुमसे, 2 करके ले आना, बस 2 तो करके ले आओगे, ठीक है। तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे? कल तुम कितने पेज याद करके लाओगे टोटल? हाँ 2 पेज, तो 7 पेज में तुम्हें पूछूंगा, कितने पेज पूछूंगा? एक बार 2, और जिसको कम याद होते दिमाग में नहीं रहता तो कम से कम वो इतने याद करके लाएंगे, जो लाल लाल लिखे हुए हैं ना जितने भी, वो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। कम से कम भी मानो तो वो तो तुम्हें याद होने चाहिए, बाकी टेबल जो भी आ रही है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। 2-3 छोटी-छोटी टेबलें वो सारी याद होनी चाहिए। एक टेबल मैंने तुम्हें बता दिया भी, इसको कैसे याद करोगे? जो भी तट वाले हैं, एक ही टेबल है जिसमें 12 नाम है, कितने नाम है? 12। और एक टेबल जो बड़ी है वो ऋग्वेदिक कालीन देवता की वाली बड़ी है, बाकी इसमें सब छोटे-छोटे हैं, ठीक है। फिर धर्म आ जाएंगे तो मैं तुम्हें एक-एक धर्म समझा दूंगा, कि एक दिन मैं तुम्हें बौद्ध धर्म समझा दूंगा, फिर एक दिन जैन धर्म समझा दूंगा, एक दिन शैव धर्म समझा दूंगा, इस्लाम, ईसाई सारे धर्म एक-एक करके पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बाकी ये तो रटना ही पड़ेगा। ऋग्वेद में इतने मंडल है तो है, 10 मंडल है तो है, इसमें क्या समझाओ? मंडल थोड़ी लाके दिखा सकते, तो वो चीज रटन विद्या की, किसकी है? रटन विद्या की। महावीर स्वामी इनका जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ तो है, हरी वचन, उसमें कोई आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता है अलग से, वो याद ही करना है, मतलब याद ही करना है। प्रैक्टिस 2-3 बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, 4थी बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद होगा। अब तुम मन मार के पढ़ो ही नहीं तो वो तुम्हारी गलती है। एक पेज में पढ़ते ना लुसेंट का एक पेज ढंग से, तो भी ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया आज, पर वो मन मार के तुम 3 पेज अगर पढ़ लो ना रोज के, तो तुम्हें कर 1 ही महीना पढ़ना है लुसेंट। कितने महीने? 1 महीना, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हारा भूगोल तुमने पढ़ रखा है, तो उसमें कोई समझने वाली इतनी चीजें नहीं है। भूगोल से स्टार्ट करेंगे आप, ये बताओ सर ये चलने देना, ठीक है। तो शुरू के कितने पेज याद करने? 7। कितने? 7। लिखोगे कैसे? अगर कॉपी में नोट्स बनाओगे तो ये इस टाइप से लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। अरे बस, और एक बार हाथ के लिखे हुए नोट्स तैयार हो जाएंगे, चाहे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा पीडीएफ। हाँ सर, ये भेज दो, ये लिख लेंगे, पर इसमें आधी चीजें है नहीं ना, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं है। अच्छा मैं बता दो, अभी बता दो कितने नाम है? 10 नाम है। लुसेंट में 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लुसेंट में 12 दे रखे तो 2 नाम गायब है, ठीक है। ऐसे एक ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेद दे रखा तो ऋग्वेद में गाय का संबंध है अथर्व से, वो नहीं है। वामन अवतार का उल्लेख है, वो पॉइंट नहीं है। तो अच्छा पॉइंट छोड़ रखे तो तुम ये नहीं कॉपी करोगे, कॉपी करना है पर अपना दिमाग भी लगाना है कि इसमें क्या चीजें नहीं दे रखी है। अभी ये क्वेश्चन पूछे हुए आ रही बात समझ में, जो अगर लाल निशान जो भी आपको लुसेंट में दिख रहा है ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए वो रेड हाइलाइटेड है उसमें, नहीं तो उसको ऐसे वो रेड में नहीं लिखेगा, उसको मजा नहीं आ रहा। तो ये चीजें क्या है, ये तो एमपीपीएससी के नोट्स है, किसी के किसके नोट्स है? एमपीपीएससी के। अब एमपीपीएससी में होता है लिखना, ठीक है, कि महत्वपूर्ण सिद्धू घाटी सत्याग्रह के महत्वपूर्ण स्थलों को समझेगी, तो ये पॉइंट हो गए सारे। पर इससे क्या एक थीम बन जाती है अपने को याद करने की, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। भले पीडीएफ भेजूंगा तो पीडीएफ के साथ में लुसेंट रखोगे, क्या करोगे, और दोनों से मिला के फिर लिखोगे कि इसमें जो पॉइंट छोड़ रखे वो मैं अपनी तरफ से लिख दूं। ऐसा नहीं कि